महाराणा प्रताप के किले को और आज मैं बताऊंगा महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेवाड़ की माटी और वीरता का सूर्योदय। 16वीं शताब्दी का भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उत्तर में मुगल साम्राज्य की जड़ें गहरी हो रही थीं। एक एक कर राजपूताना की रियासतें दिल्ली के सामने नतमस्तक हो रही थीं। लेकिन अरावली की गोद में बसा मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की मशाल जलाए बैठा था। इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसकी गर्जना सदियों तक गूंजने वाली थी। राणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया प्रताप। प्रताप का बचपन महलों की चकाचौंध में नहीं बल्कि अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों में बीता। उनकी माता जयवंताबाई एक धर्मनिष्ठ और साहसी महिला थीं। उन्होंने नन्हे प्रताप को बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाईं। उन्होंने प्रताप के मन में यह बात बैठा दी कि राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि अपनी प्रजा और मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा करना है। प्रताप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा युद्ध के मैदानों और भीलों की बस्तियों में प्राप्त की। अरावली के भील समुदाय के लोग प्रताप को अपनी संतान की तरह प्यार करते थे और उन्हें स्थानीय भाषा में कीका कहकर पुकारते थे। भीलों के साथ रहते हुए प्रताप ने सीखा कि दुर्गम पहाड़ों में कैसे लड़ा जाता है, कैसे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कम संसाधनों में भी शत्रुओं के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं। यही वह समय था जब प्रताप ने अपनी वह सैन्य शक्ति तैयार की जो आगे चलकर मुगलों के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रताप का भील साथियों के साथ यह अटूट रिश्ता जाति पाति से ऊपर उठकर राष्ट्रभक्ति की मिसाल बन गया। 1567 का वह वर्ष मेवाड़ के इतिहास में काला अध्याय बनकर आया। मुगल सम्राट अकबर की नजरें मेवाड़ के गौरव चित्तौड़गढ़ पर टिकी थीं। अकबर जानता था कि दिल्ली से गुजरात और मालवा तक के व्यापारिक मार्ग मेवाड़ के रास्ते से ही गुजरते हैं और जब तक मेवाड़ आजाद है उसका सपना अधूरा है। अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। राणा उदय सिंह ने मंत्रियों की सलाह पर किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया जैसे वीरों को सौंपा और खुद अरावली की पहाड़ियों में चले गए ताकि मेवाड़ की शक्ति को संगठित रखा जा सके। उस युद्ध में चित्तौड़ ने वह भयावह मंजर देखा जो इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जयमल और पत्ता ने अंतिम सांस तक लोहा लिया लेकिन अंततः विजय मुगलों की हुई। किले के भीतर हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादा के लिए जौहर की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद 30,000 निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दिया। युवा प्रताप ने अपनी आंखों से चित्तौड़गढ़ का पतन और अपनी प्रजा का लहू देखा था। इस घटना ने उनके हृदय में मुगलों के प्रति कभी न खत्म होने वाले विद्रोह की ज्वाला जला दी। 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ एक संकटपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। उदय सिंह ने अपनी प्रिय रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के सामंत और जनता जानते थे कि मुगलों के इस भीषण संकट काल में राज्य की बागडोर केवल प्रताप जैसा वीर ही संभाल सकता है। गोगुंदा की पहाड़ियों में होली के दिन मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को सिंहासन से हटाकर प्रताप का राज्याभिषेक किया। सिंहासन पर बैठते समय प्रताप के पास न तो बड़ा खजाना था न ही सुरक्षित राजधानी। चित्तौड़ पहले ही छीन लिया गया था लेकिन प्रताप के पास था मेवाड़ का स्वाभिमान। उन्होंने उसी समय एक ऐतिहासिक शपथ ली, जब तक मैं चित्तौड़गढ़ को वापस मुक्त नहीं करा लेता मैं सोने चांदी की थालियों में भोजन नहीं करूंगा, कोमल बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा और महलों में निवास नहीं करूंगा। उन्होंने पत्तों की थाली में खाना स्वीकार किया और घास के बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया। मेवाड़ का वह राजकुमार अब महाराणा प्रताप बन चुका था जिसने अपनी विलासिता को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया था। अब प्रताप के सामने एक तरफ अकबर की विशाल कूटनीतिक चालें थीं और दूसरी तरफ अपनी बिखर चुकी सेना को एकजुट करने की चुनौती। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने के बाद दिल्ली के सम्राट अकबर के लिए मेवाड़ मात्र एक राज्य नहीं बल्कि एक चुनौती बन गया था। अकबर की नीति स्पष्ट थी, साम दाम दंड भेद। वह युद्ध से बचना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि राजपूतों से लड़ना मुगल खजाने और सेना के लिए भारी पड़ सकता है। अकबर ने कूटनीति का सहारा लिया और 1572 से 1576 के बीच एक के बाद एक 4 राजदूत मेवाड़ भेजे।
सबसे पहले जलाल खां कोरची गया, फिर आमेर के राजा मानसिंह, उसके बाद राजा भगवंत दास और अंत में राजा टोडरमल। अकबर का प्रस्ताव सीधा था, प्रताप मुगल अधीनता स्वीकार कर लें, बदले में उन्हें पूरा सम्मान और आधा हिंदुस्तान दिया जाएगा। लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता सौदेबाजी की वस्तु नहीं थी। उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया, मेवाड़ कभी तुर्कों के सामने नहीं झुकेगा। इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक तब घटी जब कुंवर मानसिंह दूसरी कूटनीतिक यात्रा पर उदयपुर पहुंचे। महाराणा प्रताप ने उनके स्वागत में उदय सागर झील के पाल पर एक शाही भोज का आयोजन किया, लेकिन जब भोजन का समय आया तो महाराणा खुद वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को मानसिंह की सेवा में भेज दिया। मानसिंह ने हैरान होकर पूछा, महाराणा कहाँ हैं? मैं उनके बिना भोजन शुरू नहीं करूंगा। अमर सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराणा के सिर में दर्द है, इसलिए वह नहीं आ सके। मानसिंह चतुर थे, वह समझ गए कि यह सिर दर्द शारीरिक नहीं बल्कि कूटनीतिक है। महाराणा उस राजपूत राजा के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहते थे जिसने अपनी बेटियों का विवाह मुगलों से करके अपनी मर्यादा बेच दी थी। मानसिंह आग बबूला हो गए और बोले, मैं यह सिर दर्द समझता हूँ, कह देना महाराणा से कि अब अगली मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी और मैं ही उनके सिर दर्द की दवा लाऊंगा। जाते जाते उन्होंने व्यंग्य किया तो पीछे से मेवाड़ी सरदारों ने गर्जना की, अगली बार आओ तो अपने फूफा अकबर को भी साथ लाना। कहा जाता है कि मान सिंह के जाने के बाद महाराणा ने उस स्थान को गंगा जल से धुलवाया ताकि वह अपवित्रता मिट सके। इस घटना ने अकबर के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंचाई और युद्ध का नगाड़ा बज गया। अकबर ने मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में करीब 80,000 की विशाल सेना मेवाड़ की ओर रवाना की। मुगलों के पास तोपखाना था, उन्नत बंदूकें थीं और हाथियों की एक बड़ी फौज थी। इसके विपरीत महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, जिनमें राजपूतों के साथ साथ उनके वफादार भील योद्धा भी शामिल थे। महाराणा प्रताप जानते थे कि मैदानी इलाकों में मुगलों की विशाल सेना को हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो भूगोल और रणनीति का संगम थी, हल्दी घाटी। यह अरावली पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही संकरा दर्रा था, जहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली थी। यह दर्रा इतना संकरा था कि एक समय में यहाँ से केवल कुछ ही सैनिक या एक हाथी गुजर सकता था। प्रताप की रणनीति स्पष्ट थी, संख्या बल को बेअसर करना। संकरे दर्रे में मुगलों की 80,000 की भीड़ किसी काम की नहीं रह जाती। वहाँ वीरता की जरूरत थी, न कि केवल संख्या की। तोप खाने का काट मुगलों के पास भारी तोपें थीं, लेकिन हल्दी घाटी की ऊंची नीची पहाड़ियों और संकरी गलियों में उन भारी तोपों को लाना असंभव था। महाराणा ने मुगलों का सबसे बड़ा हथियार उनसे बिना लड़े ही छीन लिया, भील योद्धाओं का प्रहार। महाराणा ने पहाड़ियों की चोटियों पर राणा पुंजा भील के नेतृत्व में अपने धनुर्धरों को तैनात किया। भील योद्धा पत्थरों और जहरीले तीरों से लैस थे, जो ऊपर से मुगलों पर काल बनकर टूटने वाले थे। इस युद्ध की एक और खास बात यह थी कि जहां अकबर की मुगल सेना का नेतृत्व एक हिंदू मानसिंह कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान हकीम खां सूरी कर रहा था। हकीम खां सूरी शेरशाह सूरी के वंशज थे और मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक महाराणा का साथ निभाने का वादा किया था। महाराणा की सेना में कृष्णदास चूंडावर, रामदास राठौड़ और ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर जैसे दिग्गज भी अपने बेटों के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े थे। महाराणा प्रताप खुद भी युद्ध के लिए तैयार थे। 7 फीट 5 इंच की कदकाठी, 80 किलो का भाला, 208 किलो का वजन, कवच और शस्त्रों सहित लेकर जब वह अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार हुए तो साक्षात महाकाल का रूप लग रहे थे। 18 जून 1576 की सुबह अरावली की शांत वादियों में युद्ध का बिगुल बजने वाला था। एक तरफ साम्राज्य का विस्तार करने